चलो भाई स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है। लास्ट क्लास में क्या था कि हमने कुछ चीजें की थी, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने पढ़ा था जो मेन पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस चैप्टर का, वो है स्टाफिंग का। स्टाफिंग एक छोटा सा पार्ट है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्सेज का एक छोटा सा पार्ट है। स्टाफिंग सिर्फ क्या करता है, राइट पर्सन को राइट जगह रखता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पर इसके अलावा एचआरएम होता है, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या करता है कि उस एम्प्लॉय का आगे क्या फ्यूचर है, वो कंपनी के लिए क्या आगे काम आने वाला है, उसका पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे बताया गया है। स्टाफिंग के थ्रू लिखा हुआ है कंपोनेंट्स या एलिमेंट या एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। तीन तरह के होते हैं, एक होता है रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, और उसके बाद ट्रेनिंग, और फिर वो स्टाफिंग बन जाता है। मतलब वो पूरा प्रॉपर उस तरफ, मतलब कंपनी का एम्प्लॉय हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी जो भी एमएनसी हैं, या फिर जो इंडिया में जिनका टर्नओवर काफी अच्छा है, वो यही रूल्स अप्लाई करती है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था रिक्रूटमेंट। मैंने बताया था रिक्रूटमेंट दो तरह की होती है, एक इंटरनल सोर्स है और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स के अंदर दो चीजें पढ़ी थी हमने, और वो पढ़ा था कि हमने कहा था कि या तो वो जो पर्सन है इंटरनल में वो ट्रांसफर होके आ रहा होगा, या फिर उसका प्रमोशन हो रहा होगा आगे की तरफ। ये इंटरनल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्स जो कि काफी बढ़िया है, क्योंकि हमेशा इसी को लोग इसी के बारे में आगे सोचते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल सोर्स के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था कि काफी चीजें थी एक्सटर्नल सोर्स के अंदर। वो क्या था कि आप डायरेक्ट रिक्रूट कर सकते हो बाहर से, कि सीधा बोलो जैसे कैजुअल्स, मतलब बहुत जल्दी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है जब आपको छोटा स्टाफ चाहिए हो, प्यून, स्वीपर, वॉचमैन, ऑफिस बॉय, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाती है, उसमें कोई राउंड नहीं होता इंटरव्यू। कैजुअल कॉलर्स चाहिए होते हैं आपको, एडवर्टाइजिंग के लिए कोई पर्सन चाहिए कि इमिडिएटली एडवर्टाइजिंग करनी है स्टार्टिंग स्टेज में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी हैं जिनको पता होता है कि हमें हर साल इतनी एम्प्लॉयमेंट देनी ही देनी है। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो हमेशा सोचती हैं कि हमें जॉब देनी ही देनी है, जैसे हर साल हम 10 जनों को जॉब देंगे, ये हमारा टारगेट है। वो इसको एज अ एनजीओ ले लेती हैं, कहती है हम देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या तो पैसा, या तो हम हर साल 10 लोगों की जॉब लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से भी कंपनियां सोचती हैं। फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था कि प्लेसमेंट की एजेंसीज होती है, मैनेजमेंट होता है, मतलब कि इनको कंसल्टेंसी फर्म भी बोलते हैं जॉब प्लेसमेंट की। ये क्या करते हैं, आपको सही पर्सन को सही जगह पे लेके जाते हैं। मतलब जो कंपनियां होती हैं ये एक्सटर्नल सोर्स से कर लेती हैं, वो कहती है हम नहीं रख रहे एचआर को, हम बाहर से किसी से मंगवा लेते हैं, वो जो डायरेक्ट भर्ती कर देगा हमारे इसमें, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि जो यंग टैलेंट है वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा कैंपस रिक्रूटमेंट में। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जैसे आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं सब, अब जैसे कॉलेज में जो भी चीजें, कॉलेज में क्या होगा कि आपको थर्ड ईयर से पहले ही जॉब मिल जाती है। वो कौन से कॉलेज होते हैं, वो एमबीए के कॉलेज हो सकते हैं, वो इंजीनियर्स कॉलेज हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, डॉक्टर्स के नहीं हो सकते, सीए में भी हो सकता है, और ऐसे जो अकाउंटिंग फील्ड में जा रहे हैं उनके लिए। उनमें क्या होता है कि थर्ड ईयर से पहले, क्यों, क्योंकि जो बच्चे मेरिट पे काम कर रहे होते हैं, तो कंपनी जानती है इनके अंदर टैलेंट भी है और इनके अंदर कैपेसिटी भी है काम करने की, तो वो इंटरव्यू ले लेती है और कैंपस से ही डायरेक्ट प्लेसमेंट कर देती है। हालांकि अभी ट्रेनिंग देगी, क्योंकि हमने तीन पार्ट में स्टाफिंग को डिवाइड किया है बुक ने। पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा जो कि हम पढ़ रहे हैं इस समय रिक्रूटमेंट के साथ साथ, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग में आता है, मतलब किसके अंदर आता है, ये देखो जहाँ से हमने स्टार्ट किया प्लेसमेंट में, एक सेकंड देखो, ये जो हमने स्टार्ट किया था ये रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो हमने रिक्रूट करा, सेलेक्ट कर रहे हैं हम, फिर ट्रेनिंग करवाएंगे और फिर उसे परमानेंट स्टाफ बना देंगे अपनी कंपनी का। अच्छा, इसके साथ आगे बढ़ते पहले ये हमने पढ़ लिया था कैंपस। अब इसके बाद था कि रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉइज। कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं वही आपकी जॉब लगा लेते हैं, मतलब प्रेजेंट एम्प्लॉय से भी कहा जाता है कि एक पोस्ट खाली है, अगर आप किसी को जानते हो जो वेल नोन हो और काफी अच्छा उसका बैकग्राउंड हो, मतलब कि एज अ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो या वो इसी फील्ड का हो, तो उसकी रेकमेंड से जॉब लग जाती है। ये भी स्टाफिंग के अंदर आता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि कॉलेज के अंदर जब आप जाओगे तो कैंटीन होगी, वो कैंटीन कॉलेज की तो है लेकिन कॉलेज ने उसको टेंडर दे रखा है, बाहर प्राइवेट कर रखी है, तो हर साल वो चेंज भी होते रहते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है। इसी तरह लेबर का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। गवर्नमेंट कंपनी में भी ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट जॉब ना देते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दे देते हैं उनको, हालांकि गवर्नमेंट कंपनी में आप काम कर रहे हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो इस तरह से भी लेबर का कॉन्ट्रैक्ट चलता है। उसके अलावा
एडवर्टाइजिंग करते हैं टीवी पे, वेब पब्लिशिंग करते हैं। ये डिफरेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, 3 बार आया है, 10 साल में 3 ही बार आया है पेपर में सीबीएसई के। इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या फर्क है? इंटरनल में आपको पता है टाइम कम लगता है, एक्सटर्नल में टाइम ज्यादा लगता है। इंटरनल में क्या होता है, आपको वही स्टाफ मिल जाता है जो उसको आप जानते हो, वेल नोन हो, आपको पता है इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है। एक्सटर्नल में आपको क्या होता है, फ्रेश टैलेंट मिलता है, नया नया पर्सन मिलता है जो नए आइडिया के साथ आता है। क्वालिटी में फर्क क्या है कि क्वालिटी में इंटरनल जो होता है वो लिमिटेड क्वालिटी के साथ आता है, लेकिन जो एक्सटर्नल होता है वो पता नहीं है कि वो कहाँ के कैसा पर्सन चाहिए। हम अपनी चॉइस के हिसाब से उस पर्सन को रख सकते हैं, इसका मतलब हमें वाइडर चॉइस मिलती है। इंटरनल में हमारे पास कितना स्टाफ होगा, 10, 15, 20, 1000। लेकिन एक्सटर्नल में आपके पास पूरी दिल्ली है, अगर दिल्ली में आपको जॉब देंगे पूरी दिल्ली को आप बता सकते हो कि यहाँ पे जॉब वैकेंसी है, तो काफी यंग टैलेंट आएगा और वो भी वाइडर स्कोप के साथ, उसके पास जो जो टैलेंट होगा। उसके बाद मोरल मतलब होता है हौसला बढ़ाना, और आपको पता है कि जो ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहा है, अगर आप उसको प्रमोट करोगे तो उसका सिंपल से उसका उसका हौसला बढ़ेगा, मॉरल बढ़ेगा। लेकिन जो एक्सटर्नल होगा तो फिर जो इंटरनल एम्प्लॉय है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होगा कि ये पोस्ट मुझे मिलनी चाहिए थी लेकिन बाहर से कोई पर्सन आ गया। ये कल आपके साथ होगा जरूर, जब आप 5 साल से अकाउंटेंट पोस्ट पे काम कर रहे होंगे और आपको सीनियर अकाउंटेंट बनाने के लिए आपको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन प्रमोट करने से पहले ही वहां पे कोई नया चार्टर्ड अकाउंटेंट आके आपकी जॉब ले लेगा। तो आपको तब फील होगा कि मैंने इस कंपनी को 5 साल दिए और इन्होंने मुझे प्रमोट नहीं किया और बाहर से एक्सटर्नल हायर कर लिया। दैट इज एक्सटर्नल रिसोर्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट हो गई है, किसी भी तरह से हुई हो, इंटरनल से हुई हो चाहे एक्सटर्नल से हुई हो, रिक्रूटमेंट हो चुकी है। अब सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन का मतलब है कि आपने उन कैंडिडेट को ढूंढ लिया है जिनको आप, जो आपको लग रहा था कि ये बिल्कुल सूटेबल है। देखो लिखा है, सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये कह रहा है कि जब सिलेक्शन है उसका एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस, जैसे आपको बोला जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया लेकिन एक बार आपको और भी चीजें आगे बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको फॉर्मल्स में आना है। मतलब आपकी जो स्कैनिंग हो रही है एक तरह से, स्कैनिंग के लिए मतलब कि आपको बुलाया जाएगा, मतलब आपको देखा जाएगा उस कि आप उस कैपेबल हो या नहीं हो, उस तरह से देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा प्रिमिलरी। प्रिमिलरी मतलब जो पहले से है, तो प्रिमिलरी स्क्रीनिंग इज डन एलिमिनेट अनक्वालिफाइड, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिक्रूटमेंट से सिलेक्शन के प्रोसेस पे आ गए हो। तो कुछ लोग तो आपने शुरुआत में ही सिलेक्ट कर लिए होंगे, तो जो पहले स्क्रीनिंग हुई होगी उसमें अनक्वालिफाइड लोग तो पहले से ही बाहर चले गए होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लेते हैं हमें मार्केटिंग का एक पर्सन चाहिए, लेकिन हमने बोला है कि हमें एमबीए ग्रेजुएट चाहिए। जो एमबीए मतलब एमबीए ग्रेजुएट मतलब जिसने बीकॉम से एमबीए ना किया हो, जिसने बीबीए से एमबीए किया हो, हमें वो पर्सन चाहिए। तो इससे मतलब जो बीकॉम से एमबीए कर रहे होंगे तो वो पहले से ही एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे वहां से। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग तो ये हो गई। उसके बाद होगा सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट तो आपको पता है रिटर्न में होता है। अब और देखो क्या लिखा हो उस हिसाब से, द ऑर्गेनाइजेशन prefer to conduct written test to find out the practical knowledge of the candidates। जिस जॉब के लिए आपको हायर किया जा रहा है, मान लेते हैं अभी आपका जो बेस है वो अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स की जिस फील्ड में भी आपको जॉब मिल रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लोन डिपार्टमेंट में जॉब मिल रही है, तो लोन रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वही लोन देते हैं, तो उस तरह की आपसे आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा। वो भी रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो टेलर मेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जनरली वो क्या पूछेगा आपसे, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि लोन डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए, तो आपसे पहले पूछेगा कि इस समय इंडिया में करंट बैंक रेट क्या चल रहा है, कितने तरह के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, लोन एजेंसीज कौन सी हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि जो लोन है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है, इंडिया में कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं। आरबीआई का डेप्ट रेट कितना है, रेपो रेट वही जो सब मैं बता चुका हूँ उस समय ऑलरेडी। इस तरह से नॉर्मल जो ऑलरेडी क्वेश्चन सबके लिए सेम होंगे वही क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि उनके पास रीजंस हैं सिलेक्शन टेस्ट क्यों किया गया। पहला पहला टेस्ट जो उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे, मान लो 20 क्वेश्चन है, उस 20 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपकी इंटेलिजेंसी पे देखा जाएगा, मतलब हाउ क्विक यू आर, कितने क्विक हैं आप काम करने में, कितनी जल्दी सोच पाते हैं,
एनालाइज कर पाते हैं आप, मतलब कि आपका आईक्यू देखा जाएगा एक तरह से। तो पहला है, तो कह रहा है कॉमन टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट दिए जाएंगे, मतलब लर्निंग जिस तरह से आप किस मेथड से, अप्रोच से आप फॉर्मूले को निकालते हो, इजी मेथड यूज करते हो या लॉन्ग लॉन्ग पैटर्न मेथड यूज करते हो, कैलकुलेशन कितनी इजी कर सकते हो, उसको बोलते हैं इसमें। फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होता है, जनरली क्या करते हैं, आपके सामने साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है आपके साथ, कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, किस पोजीशन में देखते हो। फिर जैसे आपने बोला मैं इस पोजीशन पे देखता हूँ, तो फिर आपके सामने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन डालेंगे और कहेंगे कि बताओ इस सिचुएशन में आप कौन सी अप्रोच अपनाओगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह से वो बात करेंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट कि आप घबरा तो नहीं जाओगे, बड़ी पोस्ट के लिए आप तैयार हो, क्या आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। आप तो चाहोगे कि मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊं, सीएफओ बन जाऊं, लेकिन क्या आपकी पर्सनैलिटी में वो बात है कि आप वहां तक पहुंच सकते हो। इस चीज के लिए अप्रोच किया जाएगा आपको। और ये सारा काम एचआर का है गाइस, एचआर ही है जो आपको कंपनी में सीईओ भी बनाएगा उस पोस्ट पे। हालांकि जब तुम फिल्में देखते हो तो वहां दिखाते नहीं है, सीधा किसी को सीईओ बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो लॉन्ग प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है सारा। उसके बाद आता है ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट क्या होता है कि जिसके लिए आपको हायर किया गया है, जिस जॉब के लिए आपको हायर किया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर आपके लिए प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में चीजें देखी जाएंगी, ठीक है, टेक्निकल। चलो, तो उसमें देखो लिखा भी हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट इज द ट्रेड टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट स्किल्स ऑफ अ पर्सन, कि आपकी आज क्या स्किल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम को देखते हुए एक नॉर्मल पर्सन जैसे 12th के बाद हो, या फिर एक कोई भी बड़ी पोस्ट ले लो, हम कॉमर्स फील्ड के हैं तो हम चार्टेड अकाउंटेंट मान लेते हैं, बड़ी फील्ड, सबको एडवांस एक्सेल आना चाहिए। तो जिसको एक्सेल नहीं आता, एक्सेल एक पहले था एक्सेल, अब एडवांस एक्सेल आ गया, तो वो आना ही चाहिए, वो ही है ट्रेड टेस्ट की, ठीक है, करंट सिनेरियो के साथ साथ अपने आप को हेल्प करे आगे बढ़े। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट टेस्ट। अब इंटरेस्ट टेस्ट क्या है कि आप कितने, मतलब आप फैसिनेशन हो, मतलब कि किस तरह से आप चाहते हो, कितने क्यूरियस हो अपनी जॉब को लेके, इस पे लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, मतलब उस तरह से एचआर कुछ क्वेश्चंस पुट करेगा आपको, उस समय आपको वो आंसर देना है। वो अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो उसे लगेगा कि हाँ ये पर्सन कैपेबल है। और ये कौन सा पॉइंट है गाइस, ये है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन, जब आपको चुना गया है उनमें से, उनमें सिलेक्शन में आपको लिया जा रहा है। उसके बाद आएगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अभी तो टेस्ट ही चल रहा था, मैंने आपको बताया था ग्रुप डिस्कशन ये सब होता ही है। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या है कि द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट, अगर कोई क्वालिफाई कर लेता है टेस्ट, आर कॉल्ड द इंटरव्यूज, ठीक है, उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एंड टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू द पैनल एक्सपर्ट बैठे होते हैं उसके अंदर, द कंसल्ट जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कल अकाउंटेंट की जॉब के लिए होगा तो आप कोई सीनियर अकाउंटेंट आपका टेस्ट लेगा, जरूर पूछेगा वही चीजें, सारी चीजें देख लेना तुम, वही सारी चीजें पूछेगा। व्हाट इज अक्रूवल बेसिस, कंसिस्टेंसी, बैड डेब रिकवर कहाँ जाएगा, और जनरली क्या पूछ सकता है वो आपसे अगर अकाउंट्स में टेस्ट हो रहा होगा, वो ये पूछेगा कि अगर गुड्स का लॉस्ट हो गया है, गुड्स फायर हो गए हैं, गुड्स गुड्स चोरी हो गए हैं, इस तरह से क्वेश्चंस को पुट अप करेगा जो थोड़े टफ होते हैं, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, ठीक है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ये सारे क्वेश्चंस आपका सीनियर पूछेगा जो इंटरव्यू में पूछेगा, जिसे हम एक्सपर्ट बोलते हैं। अगला है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। ये बहुत जरूरी है और ये आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहां पे आपको कैश रिलेटेड काम करना है, और अगर आप फर्स्ट टाइमर हो चाहे नहीं भी हो, अगर आपकी पहली जॉब है तो सबसे पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी होती है। मैं आपको डिटेल में दे रहा हूँ जवाब, हालांकि यहाँ इतना लिखा नहीं होगा। जब आप वहां जाओगे तो आपको बोलेंगे कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी है अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से, तो वो वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है हर एम्प्लॉय को, ताकि आपका बैकग्राउंड, मतलब पुलिस उस पर लिख के दे देगी कि हाँ इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, एक या तो ये पिछली जॉब से कहीं से कुछ नहीं किया इसने, कोई ऐसा फ्रॉड करके नहीं भागा है, ठीक है। ये होता है क्रिमिनल जो रिकॉर्ड देखने वाला होता है, पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन करानी होती है। किसके अंदर है गाइस, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जॉब करते थे पिछले, तो पिछली कंपनी में हमने 3 साल काम किया, तो आप अपने सीवी में, जो सीवी होता है, जो आपका पूरा डेटा होता है जिसमें आपने प्रोफेशनल डिग्रीज लिखी होती है,
उस डेटा में वो देखेगा, वो पर्सन देखेगा कि इसने लिखा है कि 3 साल मैंने इस कंपनी में काम किया है, तो उस कंपनी को कॉल किया जाएगा, उस कंपनी के एचआर को कॉल किया जाएगा, आपका बिहेवियर नोट किया जाएगा कि ये कैसा बैकग्राउंड था, किस तरह से काम करता था, कि किस तरह से इसको कहीं इसने जॉब आप इसने छोड़ी है जॉब या आपने उसे जॉब से निकाला है, इस तरह से चेक किया जाएगा रेफरेंसेस के थ्रू। अगला है सिलेक्शन डिसीजन। अब सिलेक्शन डिसीजन क्या है, वो तो सिंपल सी बात है कि जो उस समय आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट इंटरव्यू एंड द रेफरेंस चेक आर इंक्लूडिंग इन द सिलेक्शन लिस्ट एंड द मैनेजर सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट। अब जो जो चुना जाएगा, मान लो 10 लोगों को चुना गया और जॉब सिर्फ एक जने की है या 5 जने की, तो उनमें से जो सबसे हाईएस्ट पे होंगे, नंबर ऑफ नंबर्स देकर, नंबर देने होते हैं 10 में से, वो अपने आप दे रहे होते हैं नंबर्स, तो जितने ज्यादा आपके पास स्कोरिंग नंबर होंगे 30 में से, मान लो 30 में से किसके जब से ज्यादा आए होंगे उसको दे दिया जाएगा, उसको जॉब सेलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्शन यही खत्म नहीं हो जाता। अब जैसे आप सेलेक्ट होंगे उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आपको टेस्ट कराने हैं अपने बॉडी के, मतलब मेडिकल टेस्ट, और ये करवाने बहुत जरूरी है क्योंकि कंपनी जानना चाहती है कहीं आपको ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से हमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड याद होगा अकाउंट्स में, कि कहीं हमें तुम्हें ऑलरेडी बीमारी और हमारी कंपनी में तुम आ गए और उसके बाद तुम उससे उससे मतलब मान लो किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड देना पड़ेगा, है ना। मान लो किसी को ऑलरेडी कैंसर चल रहा हो, तो इस तरह से वो पहले से ही आपसे, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, जहां एमएनसी इन सब में जाओगे आप, टाटा, डाबर, इन सब में, पार्ले जी, ठीक है, पार्ले की कंपनी में, तो यहाँ पे फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। आई थिंक 57 मेडिकल टेस्ट होते हैं जिसका पैसा वो वापस दे देते हैं, आपकी जब सैलरी लगती है उसमें दे देते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका पूरा एग्जामिनेशन होगा, फिटनेस टेस्ट, ये सब कोई आपकी जिस तरह से आर्मी में होता है, बस फर्क क्या है कि वहां पर वो फिजिकल्स कराते हैं, यहाँ पे कराना है बस टेस्ट करवाने हैं, कोई दिक्कत ना हो। जब आप ये भी पास कर लेते हैं उसके बाद आपको जॉब ऑफर किया जाता है, यहाँ से आपको शुरू होता है और यहाँ से बोला जाता है कि आप क्या जॉब रेकमेंड है, कितनी जॉब की सैलरी होगी, नेगोशिएशन, मतलब आप जॉब की सैलरी को। तो जॉब ऑफर क्या है, द एप्लीकेंट्स हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट, उसको जॉब ऑफर या जॉब लेटर, जिसे हम लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी कहते हैं, ठीक है, वो दिया जाता है और कैंडिडेट को कहा जाता है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, और रीजनेबल टाइम इज गिवन टू कैंडिडेट टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। उसे टाइम दिया जाता है कि आप 1 महीने में ज्वाइन कर सकते हैं, और पहले पूछ भी लिया जाता है आजकल, तो ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब जॉब छोड़ते हो तो आपको 2 महीने पहले बताना होता है जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो जब 2 महीने बाद ज्वाइन करोगे ना, तो इंटरव्यू आपने आज दिया है तो अपने आप अगली जॉब वालों को बोलोगे कि मैं 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा क्योंकि मेरा अभी पिछला कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जॉब ऑफर होने के बाद जब आप साइन कर देते हैं तो उसके बाद बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यही जरूरी है, इसमें ही लिखा होता है सब कुछ। इसके अंदर जो चीज नहीं लिखी है, चाहे उन्होंने मुंह से बोल दिया हो कुछ भी, जो इसके अंदर लिखा होगा वही आपको मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि सैलरी के अलावा ये मुझे क्या क्या दे रहे हैं। तो बहुत चीजें होती हैं उसके अंदर, डियरेंस अलाउंसेस होता है, एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है आपको, ट्रांसपोर्ट मिलता है आपको, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस के लिए मिलता है, अगर आपके बच्चे होंगे तो मेडिकल क्लेम भी मिलेगा, चिल्ड्रन के एक्सपेंसेस के लिए वो भी मिलेगा। ये सारी चीज करके आपको प्रोहिबिशन पीरियड भी मिलेगा आपको, सारी जितने की कितना आपको ग्रेचुटी कितना दिया जाएगा फ्यूचर में, सारी बातें उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होगा। आपको महीने की कितनी छुट्टियां मिलेंगी, साल की कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कितनी पेड लीव होंगी, कितनी अनपेड लीव होंगी। यस क्वेश्चन। और ये सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी सब में होता है, छोटी देखो बड़ी सब में। गवर्नमेंट में तो आप ये समझो कि गवर्नमेंट में तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही बनाया ये रूल, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। और गवर्नमेंट में भी ये होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ही रूल बनाया तो गवर्नमेंट तो फॉलो करती है, अगर तभी तो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब। पहले समझो क्यों कहा जाता है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है। लेकिन कुछ एमएनसीज हैं जो बाहर से आती हैं, गवर्नमेंट उनसे भी करवाती है, दैट्स वाई हम एमएनसी में जाना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ प्राइवेट कंपनी भी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, वो भी फॉलो करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम अच्छा लॉ फॉलो करेंगे तो हम सोसाइटी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होगा, और ये लिखा होगा, इसे ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि जो इसमें लिखा होगा, ऐसा भी लिखा हो सकता है कि अगर आपने जॉब छोड़ दी बिना बताए तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी और फिर एचआर आप पे केस कर देगा।
तो ये सारा उस एग्रीमेंट में पढ़ना होता है। और आप ये भी बोल सकते हो ना कि सर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर आपको बताऊंगा कि मैं क्या डिसीजन लेना चाहता हूँ। ठीक है, ये मत बोल देना मैं घर में बताऊंगा आपको, ठीक है ना, ये मत बोल देना कि मैं घर घर जाके बताऊंगा कि पापा क्या कह रहे हैं, नहीं, बताना कि मैं आई बैक टू, मतलब मैं आपको कहूंगा 2 दिन बाद बताता हूँ। तो ये होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यही लास्ट होता है, यहाँ पे आपका सब खत्म हो जाता है। ये पेपर में एक ही बार आया है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। बहुत आसान भी है, क्योंकि रिक्रूटमेंट वो है जब हम सर्च कर रहे होते हैं, जब हम स्टाफ को सर्च कर रहे होते हैं, और सिलेक्शन क्या है, जब हमने स्टाफ को सर्च कर लिया होता है, बस उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एलिजिबल है या नहीं है। पहले तो आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। मान लो अभी लिखा आ जाए 12th पास की जॉब चाहिए, लेकिन बिजनेस में 95 होने चाहिए, तो जिसके 95 होंगे या उससे ज्यादा होंगे वही एलिजिबल होगा, मतलब वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पार कर गया, वो अब सिलेक्शन प्रोसेस पे। ठीक है ना, रिक्रूटमेंट के टाइम पे हम सर्च करते हैं और सिलेक्शन के टाइम पे हम उसे सर्च कर चुके हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसकी स्टेजेस हैं। तो स्टेज की बात कहें तो पहला स्टेज है रिक्रूटमेंट और सेकंड स्टेज है सिलेक्शन। किसी का डाउट हो तो पूछ लो गाइस, रेज योर हैंड। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करना मेरे साथ, मुझे बताना कहाँ पे डाउट है। अब मान लीजिए आपको सेलेक्ट कर लिया गया, वो 5 लोग जिन्होंने 10 लोग चुने गए थे जिसमें से 5 लोग सेलेक्ट हुए हैं। अब उनको सेलेक्ट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में चीजें सिखाई जाएंगी, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर रखा जाएगा। अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी उनकी जॉब स्टार्ट नहीं हुई है। अभी उनको बताया जाएगा कि आपको पहले अंडर ट्रेनिंग रखा जाएगा 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जिस तरह की आपकी जॉब होगी। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे तो शायद आपको 3-4 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा स्किल्स, पूरा टर्नओवर समझना पड़ेगा, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, और यहीं पे आप कंपनी को समझते हो, आपको ज्यादा काम नहीं मिलता इस समय। तो ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए आप 12th के पास जा रहे हो, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा कि आपकी नॉलेज देखी जाएगी कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे आपको काम कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा हम इस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, मॉर्निंग में अटेंडेंस यहाँ लगेगी, उसके बाद आपको ये क्लोज करके जाना, ये सारा जो प्रोसेस है ये आपको एचआर बताएगा, और ये एचआर अपनी निगरानी में करवाएगा आपसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट इसके पीछे वर्ड जुड़ा है, मतलब ट्रेनिंग उनके लिए है जो अभी अभी सेलेक्ट होके जॉब लगी है, जिनकी जॉब अभी लगी है। लेकिन डेवलपमेंट वो है जिनकी ऑलरेडी जॉब चल रही थी, लेकिन अब उनको हायर पोजीशन मिलने वाली है, उनका प्रमोशन होने वाला है। तो जो असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनने वाले हैं, तो मैनेजर बनने से पहले उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी डेवलपमेंट स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन पे काम किया जाता है। तो एचआर कहता है आप चुने गए हो, आपको प्रमोट कर दिया गया है मैनेजर के लिए, तो 15 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, और शायद ट्रेनिंग के लिए कहीं और भी भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे टाटा ट्रेनिंग के लिए जमशेदपुर भेजता है अपने एम्प्लॉयज को, जो इंजीनियरिंग होते हैं, जो भी आई डोंट नो किस लिए होते हैं, वो जमशेदपुर भेजता है जितने भी वहां से निकलते हैं इंजीनियर। तो उनको कहता है ट्रेनिंग करके आओ, वहां पर आप सिलेक्ट हो चुके हो, आओ आप ट्रेनिंग को पढ़ लेते हैं, बस ध्यान रखना। अब ये कह रहा है, इसका मीनिंग क्या है, कह रहा है कि ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल, जो कंपनी को रिक्वायर्ड होगी स्किल्स की, उसी की तो बात करेगा ना वो। कंपनी को जो आपसे चाहिए वही तो काम करवाएगा वो, तो उसी चीज की वो ट्रेनिंग करवाएगा। तो रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब, जो आप जॉब करने वाले हो, जो परफॉर्म करने वाले हो, उसकी ट्रेनिंग होगी। द candidates are sent for training so that they can perform the job in the expected manner, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस एक्सपेक्टेड मैनर में वो जॉब को पूरा करेंगे, उसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और ट्रेनिंग में ही आपको पता लग जाएगा कि कितना काम मिलने वाला है आपको और किस तरह से काम किया जाएगा। हालांकि एचआर जानता है कि अगर ये ट्रेनिंग में इनको हमने ज्यादा काम दे दिया तो ये भाग जाएंगे, तो इसलिए वो ट्रेनिंग आपकी बड़ी अच्छी करेगा, बिल्कुल खुशीदार वाली, मतलब 15 दिन आपको लगेगा अरे क्या पीरियड चल रहा है, मजा आ गया। ठीक है, तो 15 दिन में तो उतना काम होगा नहीं, जैसे ही आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तब से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा उससे ज्यादा। ठीक है, अब आते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। ट्रेनिंग तो मैंने आपको बता दिया और डेवलपमेंट भी मैंने आपको बता दिया है। जो ऑलरेडी एम्प्लॉय होते हैं और जो अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको, उनके लिए होता है। जो ऑफिस के बाद भी रुकते हैं काम करने, जो हार्ड वर्किंग जिन्हें कहा जाता है, स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग,
जो ऑफिस में इसलिए बैठे हैं ताकि वो उस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, तो वो ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग पीरियड खुले रहते हैं वहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आपको डेवलपमेंट के कि इफ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न अ न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट मोर फास्ट एंड एक्यूरेट इज कॉल्ड ट्रेनिंग, whereas if is sent to the origin program to improve the motivation and skills is called development। बिल्कुल सही कह रहा है कि मान लीजिए आपकी कंपनी पहले टैली सॉफ्टवेयर पे काम करती थी और फिर आपने कहा कि हम आपकी कंपनी ने डिसाइड किया कि अब से अकाउंट्स का काम टैली सॉफ्टवेयर पे ना होकर अब सैप पे होगा, ठीक है, या बिजी सॉफ्टवेयर पे होगा। तो बिजी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। मान लेते हैं आप कल टैक्स पे करेंगे कंपनी का, उसके लिए आपको टैक्स मैन का सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, है ना, बहुत से सॉफ्ट वेबटेल सीखना पड़ेगा। तो वो सीखने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो जब वो आप वो सीख रहे होंगे, क्योंकि आपको और कोई कंपनी नया सॉफ्टवेयर किस लिए लाएगी, ताकि काम जल्दी हो या डिले हो, जल्दी हो ना। तो यही लिखा हुआ है कि फास्ट और एक्यूरेट हो आपकी एंट्रीज टैक्सेशन, इसलिए वो सॉफ्टवेयर लाया गया है और उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आज से इस सॉफ्टवेयर पे काम होगा। अब डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है कि अब एक ही चीज को बार बार करके ना इंसान पक जाता है, मतलब फेडअप हो जाता है, थक जाता है। उनको हमेशा डेवलपमेंट करने के लिए उनके अंदर मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे होंगे, वन ऑफ दोस्त जो भी आपको याद होंगे, उनको बुलाया जाता है ऑफिस के अंदर उनको ट्रेन करने के लिए। उनको ट्रेन करने के लिए, ट्रेन तो वो ऑलरेडी है क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उनके अंदर मोटिवेशनल स्किल्स और डेवलपमेंट आपको बनाया जाए, उनको उनके सामने एग्जाम्पल सेट किया जाए ताकि उनके डेवलपमेंट स्किल्स बढ़े, वो सोचें कि हाँ हम सही जगह हैं, हम सही काम कर रहे हैं, हम सही तरीके से काम करेंगे। तो ये जितने भी यूट्यूब पे मोटिवेटर आपको मिलते हैं, ये ऐसे जाके कंपनियों में जा जाके ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। यूट्यूब तो सिर्फ जरिया है फेमस होने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं क्या जरूरत है हमें, नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, और आप भी जानते हैं क्या जरूरत है हमें, जिस तरह से मैंने बेस बताया आपको, अगर आप सुन रहे हो तो। अब जरूरत क्या है हमें, जरूरत यह है कि बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है। पहला, रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। बिल्कुल, अगर आप रिड्यूस लर्निंग टाइम का मतलब है एक ट्रेन एम्प्लॉय जो ट्रेन होता है एम्प्लॉय, मान लो आपको सॉफ्टवेयर आपको दे दिया गया और कहा कि काम करो। अब आप काम करो, इसका मतलब है आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना है, तो काम करने से पहले आपके लिए नई चीज है ना। जब आप पहली पहली बार कोई सॉफ्टवेयर करोगे, स्टार्ट करोगे, या पहली पहली बार कोई नया ऐप स्टार्ट करते हो या कोई नई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, तो टाइम लगता है। इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन लगता है। तो पहले से मुकाबले कम टाइम नहीं लगता। तो इसका मतलब अगर उसे ट्रेनिंग दे दी जाए, अगर उस पर्सन को ट्रेनिंग दे दी जाए उसकी पहले, मतलब ऑफिस के आवर के बाद उसे बोला जाए कि 1 घंटे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ऑफिस के आवर के बाद, या फिर आपका सैटरडे बर्बाद करेंगे वो, जिस दिन आपकी सैटरडे छुट्टी होगी उस दिन आपको बर्बाद करेंगे, कहेंगे आपको ऑफिस आना है और ट्रेनिंग होगी, या संडे बर्बाद करेंगे आपका। ठीक है, वो बर्बाद करने का मतलब है वो आपको ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि आप जब ऑफिस आवर में काम कर रहे हो वहां पे आपका टाइम खराब ना हो। वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं। दूसरा, परफॉर्मेंस बेटर होगी। क्यों बेटर होगी, क्योंकि आप फालतू कामों पे नहीं लगे रहेंगे, आप और भी काम करेंगे। जब से इंटरनेट आया, इंटरनेट जब से आना लगा, लेकिन उसके बाद जब से पेमेंट ऑनलाइन होने लग गई, तब से अकाउंटेंट के कितना सरदर्द खत्म हो गया होगा। पहले अकाउंटेंट खुद बैंक जाता था, वहां से चीजों को क्लियर करा के जाता था, याद होगा बीआरएस पढ़ते होंगे आप, है ना, चेक को क्लियर करवाओ, इशू करवाओ, ये सारा काम अकाउंटेंट का था। लेकिन जब से ये निफ्टी एनआईटी ये सब हो चुका है ना, आईएमपीएस, अब तो पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, यूपीआई खुद इंडिया ने बनाया है, तो ये जब से हो गया है तब से क्या हो गया है, इनका सरदर्द कम हो गया है, तो परफॉर्मेंस बेटर हुई है। अब अकाउंटेंट अपने मेन फोकस पे काम कर पाता है, रेदर देन इधर उधर के काम करने के। पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना, डीआर है, ये सारी चीजें अब हट चुकी हैं क्योंकि अभी सब ऑनलाइन प्रोसेस हो गया 2 मिनट में। अगर आप कभी आपने पेटीएम से कभी आपने एलआईसी पे किया है तो देखा होगा, पे करते वक्त ही डाउनलोड करके रिसिप्ट आ जाती है, इनवॉइस अपने आप बन जाता है। पहले अकाउंटेंट को बनाना पड़ता था, फिर वो आपको मेल करता था, लेकिन अब खुद ही जनरेट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की वजह से बेटर हो गया टाइम। आगे 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 क्या है कि एडिट फॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक कंपनी जानती है। अब आपको पता है कि जिस तरह से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो लगने तो चाहिए ना आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो।
कल आप मान लो कोई पर्सन है वो कह रहा है मैं टाटा कंसल्टेंसी में काम कर रहा हूँ, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बाकी सब देख के लग नहीं रहा कि वो काम करता होगा, है ना, या फिर टाटा का कल्चर होगा। तो इसका मतलब एम्प्लॉय जो होते हैं वो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जब फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जियो कनेक्शन वाला आता है और वो जियो का कनेक्शन कर रहा होता है, तो उसको देखकर हमें लगता है कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, हम उसकी स्पीकिंग लैंग्वेज को देखकर समझते हैं कि वो किस तरह की कंपनी है। तो उनको ट्रेनिंग दी जाती होगी, उनको समझाया जाता होगा कि आपको कस्टमर से अच्छे से बात करना है, बिहेव से बात करना है, रेटिंग चाहिए आपको उनसे, रेटिंग देनी होगी, है ना। तो दो तरीके के होते हैं इस तरह। जैसे अभी मैंने भी रिसेंटली जियो का नेट लगाया हुआ था, तो दो तरह के नेट है, एक आपके लोकल होगा वाईफाई वाला जो आपके आसपास भैया भैया होंगे वो, और दूसरा होगा जो जियो का रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो आपको हर बार कॉल करेगा, सर नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, कितनी सर्विस को आप रेटिंग दोगे। जो हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव आए थे उन्होंने आपसे सही से बात की थी कि नहीं की थी। तो ये फॉर्मेशन है, क्योंकि वो कह रहे हैं हम बहुत बड़ी कंपनी है तो हमें उस तरह का फॉर्मेशन अपने आप में वो लाना पड़ेगा, बड़प्पन। ठीक है, पैसे के बारे में नहीं सोचती हैं बड़ी कंपनियां ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अब क्या होगा, हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। अब ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स क्या होता है कि एम्प्लॉय की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो कहता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ये सब करते वक्त। पहले सोचो ना, पहले आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी जाना पड़ता होगा जीएसटी के लिए, इनकम टैक्स के लिए। अब बैठे बैठे ऑनलाइन हो जाता है। पहले जाओ मेट्रो में बैठो, फिर या तो कैब में बैठो, फिर ट्रैफिक में फंस जाओगे, फिर आपका काम तो कोई और करेगा नहीं, आप ही को करना है, फिर वो अगले दिन आप ही को करना है। तो आपको ये बड़ा रहता था। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है कैसे, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, लैक ऑफ टीम वर्क, इन सब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इससे। क्योंकि जब काम बहुत तेजी से होता है, जल्दी काम होता है, तो इसलिए होता है। तो ट्रेनिंग की जरूरत भी इसीलिए होती है। अगला है मैनेजिंग मैन पावर नीड। मैनेजिंग मैन पावर नीड, हम some organizations have specialist technique of production and ready staff is not available. In that case the organization hire untrained people and train them to school। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी क्या होता है, जब आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही होती है ना, तो उनको बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। तो मैनेजर के नीचे ना बहुत टीम की जरूरत होती है। अब वो टीम के लिए आप एकदम से तो हायर कर नहीं पाओगे, तो कॉलेज कैंपस का सहारा लेना पड़ता है। और उन्हें बोला जाता है आपके लिए ट्रेनिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ट्रेनिंग के पर्सन चाहिए, हमें आर्टिकल चाहिए, हमें क्लर्क चाहिए। ठीक है, यहां से दोबारा से ज्वाइन करते हैं इसको।